एरा ऑफ मिलिटेंट नेशनलिज्म 1905 से 1909 तक। 1900s के आसपास एक नया रेडिकल ट्रेंड उभरने लगा जो मिलिटेंट नेशनलिस्ट अप्रोच लेकर आया। ये सोच थी कि आप पॉलिटिकल स्ट्रगल सिर्फ पेटिशंस और रिक्वेस्ट से नहीं चलेगा, बल्कि ज्यादा स्ट्रांग और अग्रेसिव तरीके चाहिए। 1905 तक ये सोच एक कॉन्क्रीट रूप ले चुकी थी और इसके साथ साथ एक रेवोल्यूशनरी विंग भी सामने आने लगी। मिलिटेंट नेशनलिज्म क्यों बढ़ा? इस ट्रेंड के पीछे कई कारण थे। सबसे पहले लोगों को ब्रिटिश रूल की असली सूरत समझ आने लगी थी। नेशनलिस्ट्स ने देखा कि ब्रिटिश गवर्नमेंट उनकी बड़ी डिमांड्स कभी एक्सेप्ट नहीं कर रही थी। जितने पॉलिटिकली कॉन्शियस लोग थे उनका पेशेंस टूटने लगा और उन्होंने सोचा कि अब ज्यादा इफेक्टिव पॉलिटिकल एक्शन लेना होगा। धीरे धीरे ये भी समझ आने लगा कि सिर्फ एक इंडियन गवर्नमेंट ही देश को प्रोग्रेस के रास्ते पर ले जा सकती है। 1890s के इकोनॉमिक हार्डशिप्स ने भी ब्रिटिश रूल का एक्सप्लॉयटेटिव कैरेक्टर एक्सपोज कर दिया। 1896 से 1900 के बीच भयंकर अकाल पड़े जिसमें लगभग 9 लाख लोग मर गए। बुबोनिक प्लेग ने डेक्कन के बड़े हिस्सों को प्रभावित किया और बड़े स्तर पर रायट्स हुए। ऊपर से गवर्नमेंट राइट्स देने के बजाय एग्जिस्टिंग राइट्स भी छीन रही थी। कुछ इंसिडेंट्स ने और गुस्सा भरा। 1892 में इंडियन काउंसिल्स एक्ट से नेशनलिस्ट सेटिस्फाइड नहीं हुए। 1897 में नातो ब्रदर्स को बिना ट्रायल के डिपोर्ट कर दिया गया और तिलक और दूसरों को सेडिशन चार्जेस पे जेल भेज दिया। 1899 में कैलकाटा कॉरपोरेशन में इंडियन मेंबर्स की संख्या घटा दी गई। 1904 में ऑफिशियल सीक्रेट्स एक्ट से प्रेस की फ्रीडम को दबा दिया गया। 1904 में इंडियन यूनिवर्सिटीज एक्ट ने यूनिवर्सिटीज पर ज्यादा गवर्नमेंट कंट्रोल लगा दिया। उन्हें फैक्ट्रीज प्रोड्यूसिंग पॉलिटिकल रेवोल्यूशनरीज कहा गया। ब्रिटिश रूल अब सोशल और कल्चरल प्रोग्रेस में भी रुकावट बन रहा था। मास और टेक्निकल एजुकेशन को डेलिबरेटली रोका जा रहा था। ग्रोथ ऑफ कॉन्फिडेंस एंड सेल्फ रिस्पेक्ट। इस दौरान एक नए सेल्फ कॉन्फिडेंस का माहौल बनने लगा। तिलक, औरोबिंदो और बिपिन चंद्रपाल जैसे लीडर्स बार बार कहते थे कि नेशनलिस्ट्स को अपनी स्ट्रेंथ और इंडियन लोगों की कैपेसिटी पर भरोसा रखना चाहिए। ये विश्वास बढ़ता गया कि अगर मासेस को स्ट्रगल में जोड़ा जाए तो वो इमेंस सेक्रीफाइसेस देने के लिए तैयार होंगे जो फ्रीडम के लिए जरूरी हैं। ग्रोथ ऑफ एजुकेशन। एजुकेशन के स्प्रेड ने दो चीजें की। एक तरफ अवेयरनेस बढ़ाई, दूसरी तरफ एजुकेटेड लोगों में अनएम्प्लॉयमेंट और अंडर एम्प्लॉयमेंट ने पावर्टी और इकोनॉमी के अंडर डेवलप्ड होने की रियलिटी को एक्सपोज किया। इसने रेडिकल नेशनलिस्ट्स के बीच और गुस्सा भर दिया। इंटरनेशनल इन्फ्लुएंसेस। जापान की 1868 के बाद की रिमार्केबल प्रोग्रेस और उसका एक इंडस्ट्रियल पावर बन जाना इंडियंस के लिए आई ओपनर था कि एशिया में भी बिना यूरोपियन हेल्प के इकोनॉमिक ग्रोथ पॉसिबल है। 1896 में इथोपियंस ने इटालियंस को हरा दिया। 1899 से 1902 में बोअर वॉर्स में ब्रिटिश को मुश्किल हुई और 1905 में जापान ने रशिया को हरा दिया। इन सब ने यूरोपियन इनविंसिबिलिटी का मिथ तोड़ दिया। साथ ही आयरलैंड, रशिया, इजिप्ट, टर्की, पर्शिया और चाइना के नेशनलिस्ट मूवमेंट्स ने इंस्पायर किया। इंडियंस को समझ आया कि अगर लोग यूनाइट हो जाएं और सेक्रीफाइस देने को तैयार हों तो वो सबसे बड़ी अंपायर को भी चैलेंज कर सकते हैं। रिएक्शन टू इंक्रीजिंग वेस्टर्नाइजेशन। नए लीडर्स ने देखा कि वेस्टर्नाइजेशन का प्रेशर बढ़ रहा है और कॉलोनियल रूल का प्लान था कि इंडियन नेशनल आइडेंटिटी को ब्रिटिश एम्पायर में मिला दिया जाए। इनका इंस्पिरेशन इंडियन कल्चर और सोच थी। स्वामी विवेकानंद, बंकिम चंद्र चैटर्जी और स्वामी दयानंद सरस्वती जैसे इंटेलेक्चुअल्स ने अपने स्ट्रॉन्ग आइडिया से यूथ को इंस्पायर किया। इन्होंने इंडिया के पास्ट को ब्राइट रूप में दिखाया और वेस्टर्न सुपीरियरिटी का मिथ तोड़ दिया। दयानंद का क्लियर पॉलिटिकल मैसेज था इंडिया फॉर द इंडियंस। डिससेटिस्फैक्शन विद अचीवमेंट्स ऑफ मॉडरेट्स। कांग्रेस के यंगर मेंबर्स अपने पुराने मॉडरेट लीडर से काफी डिसअपॉइंट हो गए थे। पहले 15-20 साल में जो कुछ भी अचीव हुआ था उनके लिए वो काफी नहीं था। उन्हें लगता था कि मॉडरेट्स के पीसफुल और कॉन्स्टिट्यूशनल तरीके, जिन्हें 3 पीस कहा जाता था, यानी प्रेयर, पेटिशन और प्रोटेस्ट, बस एक तरह का पॉलिटिकल मेंडिकेंसी था, मतलब भीख मांगने जैसा राजनीतिक व्यवहार। रिएक्शन टू रिएक्शनरी पॉलिसीज ऑफ कर्जन। उस टाइम एक और स्ट्रॉन्ग रिएक्शन इंडियन लोगों के मन में लॉर्ड कर्जन के रूल की वजह से पैदा हुआ। कर्जन का 7 साल का राज मिशंस, कमीशंस और ऑमिशंस से भरा हुआ था। उसने इंडिया को एक नेशन मानने से ही इनकार कर दिया और इंडियन नेशनलिस्ट्स और इंटेलेक्चुअल्स को इंसल्ट किया। उनके काम को लेटिंग ऑफ गैस कहकर मजाक उड़ाया। इंडियन कैरेक्टर के बारे में भी उसने डेरोगेटरी रिमार्क्स दिए। उसके एडमिनिस्ट्रेटिव मेजर्स जैसे ऑफिशियल सीक्रेट्स एक्ट, इंडियन यूनिवर्सिटीज एक्ट, कैलकाटा कॉरपोरेशन एक्ट और सबसे बड़ी बात पार्टीशन ऑफ बंगाल, ये सब इंडियंस के लिए क्लियर सिग्नल था कि ब्रिटिश रूल असल में रिएक्शनरी और एंटी इंडिया था। एग्जिस्टेंस ऑफ अ मिलिटेंट स्कूल ऑफ थॉट। 20th सेंचुरी के शुरुआत तक एक नया ग्रुप ऑफ नेशनलिस्ट थिंकर सामने आ चुका था जो पॉलिटिकल स्ट्रगल के लिए ज्यादा मिलिटेंट अप्रोच को प्रमोट करते थे।
बंगाल में राजनारायण बोस, अश्विनी कुमार दत्ता, औरोबिंदो घोष और बिपिन चंद्र पाल, महाराष्ट्र में विष्णु शास्त्री चिपलोनकर और बाल गंगाधर तिलक, और पंजाब में लाला लाजपत राय और अजीत सिंह। इनमें से तिलक सबसे ज्यादा प्रभावशाली लीडर के रूप में उभरे। इस मिलिटेंट स्कूल ऑफ थॉट के कुछ बेसिक प्रिंसिपल्स थे। फॉरेन रूल के लिए सिर्फ नफरत, क्योंकि उससे कोई उम्मीद नहीं, अपना फ्यूचर अपने हाथ में लेना होगा। स्वराज को नेशनल मूवमेंट का अल्टीमेट गोल बनाना, डायरेक्ट पॉलिटिकल एक्शन लेना और मासेस की कैपेसिटी पर भरोसा रखना कि वो अथॉरिटी को चैलेंज कर सकते हैं। पर्सनल सेक्रीफाइसेस देने के लिए तैयार रहना, क्योंकि एक ट्रू नेशनलिस्ट को हमेशा इसके लिए प्रिपेयर्ड होना चाहिए। इमरजेंस ऑफ अ ट्रेन्ड लीडरशिप। नई लीडरशिप के पास वो एबिलिटी थी कि मासेस की पॉलिटिकल एनर्जी को सही डायरेक्शन में चैनलाइज कर सके। मिलिटेंट नेशनलिस्ट का मानना था कि लोग रेडी हैं अपने इमोशंस और पोटेंशियल को पॉलिटिकल स्ट्रगल में लगाने के लिए। ये एनर्जी सबसे पहले बंगाल के पार्टीशन के खिलाफ मूवमेंट में बाहर आई, जो स्वदेशी एजिटेशन का रूप ले गई। द स्वदेशी एंड बॉयकॉट मूवमेंट। स्वदेशी मूवमेंट की शुरुआत असल में बंगाल के पार्टीशन के खिलाफ चलाए गए एंटी पार्टीशन मूवमेंट से हुई। ब्रिटिश सरकार ने दिसंबर 1903 में बंगाल को दो हिस्सों में बांटने का फैसला पब्लिक किया। प्लान था कि एक प्रोविंस होगा बंगाल, जिसमें वेस्टर्न बंगाल के साथ बिहार और उड़ीसा शामिल होंगे। दूसरा प्रोविंस होगा ईस्टर्न बंगाल और आसाम। बंगाल का कैपिटल कलकत्ता ही रहेगा, जबकि ईस्टर्न बंगाल का कैपिटल ढाका बनेगा। सरकारी रीजन ये दिया गया कि बंगाल, जिसका पॉपुलेशन 7.8 करोड़ था, पूरे ब्रिटिश इंडिया का लगभग 1/4, बहुत बड़ा हो गया है और इसे इफेक्टिवली एडमिनिस्टर करना मुश्किल है। साथ ही ये भी कहा गया कि आसाम का डेवलपमेंट होगा अगर वो डायरेक्टली गवर्नमेंट के अंडर आएगा। ये बात थोड़ी बहुत सच थी, लेकिन असल मोटिव कुछ और था। ब्रिटिश बंगाल को वीकन करना चाहते थे, क्योंकि बंगाल इंडियन नेशनलिज्म का नर्व सेंटर बन चुका था। इसको अचीव करने के लिए उन्होंने बंगाल को दो एडमिनिस्ट्रेशन में बांट दिया। लैंग्वेज की बेसिस पर, ताकि बंगाली इस बंगाल में ही माइनॉरिटी बन जाएं। न्यू बंगाल में सिर्फ 1.7 करोड़ बंगाली बोलने वाले और 37 करोड़ हिंदी एंड ओडिया स्पीकर्स होते। रिलीजन के बेसिस पर, ताकि वेस्टर्न हाफ हिंदू मेजॉरिटी हो, 5.4 करोड़ में से 4.2 करोड़ हिंदू, और ईस्टर्न हाफ मुस्लिम मेजॉरिटी हो, 3.1 करोड़ में से 18 करोड़ मुस्लिम। विसरॉय कर्जिन ने मुस्लिम्स को अट्रैक्ट करने के लिए कहा कि ढाका एक मुस्लिम मेजॉरिटी प्रोविंस का कैपिटल बन सकता है, जो उनको एक ऐसी यूनिटी देगा जो उन्होंने पुराने मुस्लिम विसरॉयज और किंग्स के जमाने से नहीं देखी। साफ था कि ब्रिटिश अपनी पुरानी कम्युनल डिवाइड पॉलिसी चला रहे थे, मुस्लिम कम्युनलिस्ट्स को कांग्रेस और नेशनल मूवमेंट के अगेंस्ट खड़ा करने के लिए। एंटी पार्टीशन कैंपेन अंडर मॉडरेट्स। 1903 से 1905 तक मूवमेंट का नेतृत्व सुरेंद्रनाथ बैनर्जी, के मित्रा और पृथ्वीश चंद्र राय जैसे लीडर्स ने किया। उन्होंने पेटिशंस, पब्लिक मीटिंग्स, मेमोरेंडा और प्रोपोगेंडा के लिए पैम्फलेट से न्यूज़पेपर जैसे हिताबदी, संजीवनी और बंगाली का यूज किया। टारगेट था एजुकेटेड पब्लिक ओपिनियन को इंडिया और इंग्लैंड दोनों में मोबिलाइज करना, ताकि ब्रिटिश सरकार को बंगाल पार्टीशन रोकने के लिए प्रेशर बनाया जा सके। लेकिन गवर्नमेंट ने पब्लिक ओपिनियन इग्नोर करके जुलाई 1905 में पार्टीशन का फाइनल अनाउंसमेंट कर दिया। कुछ दिनों में बंगाल के छोटे शहरों में प्रोटेस्ट मीटिंग्स होने लगी, जहां पहली बार फॉरेन गुड्स के बाइकॉट का प्लेज लिया गया। 7 अगस्त 1905 को कलकत्ता टाउन हॉल में एक मैसिव मीटिंग हुई, जहां बाइकॉट रेजोल्यूशन पास हुआ और स्वदेशी मूवमेंट का फॉर्मल लॉन्च हो गया। इसके बाद लीडर्स बंगाल के अलग अलग हिस्सों में गए और बाइकॉट का मैसेज फैलाया, स्पेशली मैनचेस्टर क्लॉथ और लिवरपूल सॉल्ट के अगेंस्ट। 16 अक्टूबर 1905 जब पार्टीशन ऑफिशियली लागू हुआ, बंगाल ने इस दिन को मॉर्निंग डे के रूप में मनाया। लोगों ने फास्ट किया, गंगा स्नान किया और बेयरफुट प्रोसेशंस में वंदे मातरम गाते हुए निकले, जो मूवमेंट का थीम सॉन्ग बन गया। रविन्द्रनाथ टैगोर ने आमार सुनार बंगला कंपोज किया, जो आज बांग्लादेश का नेशनल एंथम है, और इसे हजारों लोगों ने सड़कों पर गाया। टैगोर और रामेंद्र सुंदर त्रिवेदी ने लोगों से अपील की कि 16 अक्टूबर को रक्षाबंधन के रूप में मनाएं। लोगों ने एक दूसरे के हाथ पर राखीज बांधकर बंगाल के दोनों हिस्सों की यूनिटी का सिंबल बनाया। उस दिन सुरेंद्रनाथ बैनर्जी और आनंदा मोहन बोस ने रिकॉर्ड ब्रेकिंग गैदरिंग्स को एड्रेस किया और सिर्फ कुछ घंटों में ₹50,000 मूवमेंट के लिए कलेक्ट हुए। मूवमेंट जल्दी ही पूरे देश में फैल गया। पुणे और बॉम्बे में तिलक के अंडर, पंजाब में लाला लाजपत राय और अजीत सिंह के अंडर, दिल्ली में सैयद हैदर रजा के अंडर और मद्रास में चिदम्बरम पिल्लाई के अंडर। द कांग्रेस पोजीशन। 1905 में कांग्रेस सेशन गोखले के प्रेसिडेंटशिप में डिसाइड किया कि बंगाल पार्टीशन और कर्जन की रिएक्शनरी पॉलिसीज को कंडेम किया जाए। बंगाल के एंटी पार्टीशन और स्वदेशी मूवमेंट को सपोर्ट किया जाए। मिलिटेंट नेशनलिस्ट जैसे तिलक, लाला लाजपत राय, बिपिन चंद्रपाल और औरोबिंद घोष चाहते थे कि मूवमेंट बंगाल के बाहर भी फैल जाए और बायकॉट से आगे बढ़कर एक फुल फ्लेज्ड पॉलिटिकल मास स्ट्रगल बन जाए, जिसका गोल स्वराज हो। लेकिन उस टाइम कांग्रेस में मेजॉरिटी मॉडरेट लीडर्स की थी, जो इतना रेडिकल स्टेप नहीं लेना चाहते थे।
फिर भी 1906 में कांग्रेस सेशन कलकत्ता में दादा भाई नौरोजी की प्रेसिडेंटशिप में एक बड़ी डिक्लेरेशन हुई। कांग्रेस का गोल होगा सेल्फ गवर्नमेंट या स्वराज, यूनाइटेड किंगडम या ऑस्ट्रेलिया कनाडा कॉलोनीज की तरह। लेकिन 1907 के सूरत सेशन में मॉडरेट्स और एक्सट्रीमिस्ट्स के बीच में पेस और टेक्निक्स को लेकर डिस्प्यूट इतना बढ़ गया कि कांग्रेस स्प्लिट हो गई, जिसका स्वदेशी मूवमेंट पर काफी सीरियस इम्पैक्ट पड़ा। 1905 के बाद बंगाल के स्वदेशी मूवमेंट पर एक्सट्रीमिस्ट्स का डोमिनेंट इन्फ्लुएंस बन गया। इसके पीछे 3 बड़ी वजह थी। पहली, मॉडरेट लीडर्स के अंडर जो मूवमेंट चल रही थी वो कोई खास रिजल्ट्स नहीं दे पा रही थी। दूसरी, बंगाल के दोनों पार्ट्स की गवर्नमेंट्स की डिवाइसिव पॉलिसीज ने नेशनलिस्ट्स के बीच कड़वाहट बढ़ा दी थी। और तीसरी, सरकार ने सप्रेसिव मेजर्स अपनाए, स्टूडेंट्स पर एट्रॉसिटीज, उन्हें कॉर्पोरल पनिशमेंट देना, वंदे मातरम गाने पर बैन, पब्लिक मीटिंग्स पर रेस्ट्रिक्शन, स्वदेशी वर्कर्स को प्रोसिक्यूशन और लंबी इम्प्रिजनमेंट, पुलिस और लोगों के बीच क्लैशेस, लीडर्स के अरेस्ट और डिपोर्टेशंस और प्रेस की फ्रीडम का सप्रेशन। द एक्सट्रीमिस्ट प्रोग्राम। दादा भाई नौरोजी ने 1906 के कलकत्ता सेशन में जब ओपनली डिक्लेयर किया कि कांग्रेस का गोल सेल्फ गवर्नमेंट या स्वराज होना चाहिए, तो एक्सट्रीमिस्ट और बोल्ड हो गए। उन्होंने स्वदेशी और बॉयकॉट के साथ पैसिव रेजिस्टेंस का कॉल दिया। बॉयकॉट का मतलब था गवर्नमेंट स्कूल्स और कॉलेजेस, गवर्नमेंट सर्विस, कोर्ट्स, लेजिस्लेटिव काउंसिल्स, म्यूनिसिपैलिटीज और ब्रिटिश टाइटल्स तक का रिफ्यूजल। औरोबिंदो का कहना था कि इसका मकसद है एडमिनिस्ट्रेशन को इस हालत में इम्पॉसिबल बनाना ताकि ब्रिटिश कॉमर्स और ब्रिटिश ऑफिशियल डोम को दोनों को इंडिया के एक्सप्लॉयटेशन में कोई मदद ना मिले। एक्सट्रीमिस्ट्स ने एंटी पार्टीशन और स्वदेशी मूवमेंट को एक मास स्ट्रगल बनाने की कोशिश की और स्लोगन दिया, इंडिया की पूरी फ्रीडम फ्रॉम फॉरेन रूल। औरबिंदो ने कहा, पॉलिटिकल फ्रीडम इज अ लाइफ ब्रेथ ऑफ अ नेशन, यानी इंडिपेंडेंस को इंडियन पॉलिटिक्स का सेंट्रल गोल बना दिया गया और ये गोल सेल्फ सैक्रिफाइस से अचीव होना था। न्यू फॉर्म्स ऑफ स्ट्रगल एंड इम्पैक्ट। मिलिटेंट नेशनलिस्ट ने स्ट्रगल के थ्योरेटिकल, प्रोपेगेंडा और प्रोग्राम लेवल्स पर नए आइडियाज लाए। इस मूवमेंट से कुछ नए फॉर्म्स ऑफ स्ट्रगल सामने आए। बॉयकॉट ऑफ फॉरेन गुड्स। इसमें फॉरेन मेड क्लॉथ का बॉयकॉट और पब्लिक बर्निंग, फॉरेन मेड सॉल्ट या शुगर का रेफ्यूजल, प्रीस्ट्स का मना करना कि वो ऐसी मैरिजेस रिचुअलाइज करें जिसमें फॉरेन गुड्स का एक्सचेंज हो, और वॉशरमैन का फॉरेन क्लोथ्स धोने से इनकार शामिल था। ये प्रोटेस्ट बहुत पॉपुलर हुआ। पब्लिक मीटिंग्स और प्रोसेशंस मास मोबिलाइजेशन के मेजर तरीके बन गए, साथ ही ये लोगों के पॉपुलर एक्सप्रेशन का भी जरिया बने। कॉर्प्स ऑफ वॉलंटियर्स या समितिज, जैसे अश्विनी कुमार दत्ता का स्वदेश बंधव समिति यानी बारिसल में, या तिरुनेलवेली तमिलनाडु का स्वदेशी संगम जो वी.ओ. चिदम्बरम पिल्ले, सुब्रमण्य शिवा और कुछ लॉयर्स ने बनाया। ये समितिज मासेस में पॉलिटिकल कॉन्शियसनेस फैलाती थी। मैजिक लैंटर्न लेक्चर्स, स्वदेशी सॉन्ग्स, मेंबर्स को फिजिकल और मॉरल ट्रेनिंग देना, फैमिन्स और एपिडेमिक्स के वक्त सोशल वर्क करना, स्वदेशी क्राफ्ट्स की ट्रेनिंग और आर्बिट्रेशन कोर्ट्स का ऑर्गेनाइजेशन। यूज ऑफ ट्रेडिशनल फेस्टिवल्स एंड मेलाज, मासेस तक मैसेज पहुंचाने के लिए फेस्टिवल्स का इमेजिनेटिव यूज हुआ। तिलक के घनपति और शिवाजी फेस्टिवल्स वेस्टर्न इंडिया ही नहीं, बंगाल में भी स्वदेशी प्रोपेगेंडा का मीडियम बने। बंगाल में फोक थिएटर फॉर्म्स का भी इस्तेमाल हुआ। एम्फेसिस ऑन सेल्फ रिलायंस या आत्मशक्ति, नेशनल डिग्निटी, ऑनर और कॉन्फिडेंस को रीअसर्ट करना, विलेजेस का सोशल और इकोनॉमिक रीजनरेशन, सोशल रिफॉर्म और कैंपेन्स अगेंस्ट कास्ट ऑपरेशन, अर्ली मैरिज, डाउरी सिस्टम और अल्कोहल कंजम्पशन का ऑपोजिशन। प्रोग्राम ऑफ स्वदेशी और नेशनल एजुकेशन। ब्रिटिश सरकार जब स्टूडेंट्स को स्वदेशी मूवमेंट में पार्टिसिपेट करने से रोकने लगी और नेशनलिस्ट डोमिनेटेड इंस्टीट्यूशंस को ग्रांट्स, अफिलिएशंस और स्कॉलरशिप्स बंद करने की धमकी दी, तो बॉयकॉट ऑफ ब्रिटिश एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस तेज हो गया। इससे इंस्पायर होकर नेशनल स्कूल्स बनाए गए। राजा सुबोध मल्लिक ने बंगाल में एक नेशनल यूनिवर्सिटी के लिए 1 लाख रुपए का डोनेशन दिया। 15 अगस्त 1906 को नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन बनी और बंगाल नेशनल कॉलेज और बंगाल टेक्निकल इंस्टीट्यूट एस्टैब्लिश हुए। बंगाल नेशनल कॉलेज के पहले प्रिंसिपल औरोबिंदो घोष और पहले प्रेसिडेंट रासबिहारी घोष थे। ये कॉलेज टैगोर के 1901 के शांति निकेतन स्कूल से इंस्पायर्ड था। जल्द ही बंगाल और बिहार में और नेशनल स्कूल्स बन गए। सतीश चंद्र मुखर्जी का रोल भी इम्पॉर्टेंट था। उनका न्यूज़पेपर डॉन जो 1897 से था और उनकी डॉन सोसाइटी 1902 से सेल्फ हेल्प का मैसेज इंडस्ट्री और एजुकेशन में फैला रही थी। मुखर्जी ने 1895 में भगवत चतुष्पति एस्टैब्लिश करके नेशनल एजुकेशन मूवमेंट शुरू किया। वो नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन के फॉर्मेशन में लीड रोल में रहे और औरोबिंदो के रिजाइन करने के बाद बंगाल नेशनल कॉलेज के प्रिंसिपल बने। काउंसिल का एम था कि लिटरेरी, साइंटिफिक और टेक्निकल एजुकेशन नेशनल लाइंस पर और नेशनल कंट्रोल में और वर्नैकुलर मीडियम में दी जाए।
फंड्स तक रेस किए गए ताकि स्टूडेंट्स को जापान भेजा जा सके एडवांस लर्निंग के लिए। स्वदेशी यानी अपने देश की चीज़ों का इस्तेमाल का जज्बा इस दौरान सिर्फ स्लोगन्स तक ही सीमित नहीं रहा, ये रियल लाइफ में भी उतर आया। लोगों ने स्वदेशी टेक्सटाइल मिल्स, सोप और मैच फैक्ट्रीज, टैनरीज, बैंक्स, इंश्योरेंस कंपनीज तक की दुकानें शुरू की। ये बिजनेस अक्सर बिजनेस सोच से ज़्यादा देशभक्ति से चलते थे। टुटिकोरिन में वीओ चिदम्बरम पिल्लाई ने तो सीधा ब्रिटिश इंडियन स्टीम नेविगेशन कंपनी को चैलेंज दे दिया अपनी स्वदेशी स्टीम नेविगेशन कंपनी के थ्रू, जो एक नेशनल शिप बिल्डिंग एंटरप्राइज था। 1890 से ही कुछ लोगों में ये सोच पैदा हो गई थी कि फॉरेन माल की बजाय इंडियन प्रोडक्ट्स का सपोर्ट करना चाहिए। टैगोर परिवार के कुछ मेंबर्स और दूसरे लीडर्स इस काम में लगे हुए थे। वो मेलास लगाते जहां इंडियन हैंडीक्राफ्ट दिखाए जाते और उनके स्टॉल लगा के बिक्री होती। रविंद्रनाथ का स्वदेशी भंडार 1897, जोगेश चंद्र चौधरी का इंडियन स्टोर्स 1901 और सरला देवी का लक्ष्मी भंडार 1903 इस डायरेक्शन के कुछ बड़ी मिसालें थी। प्रफुल्ला चंद्र राय का बंदाल केमिकल्स फैक्ट्री 1893 में शुरू हुआ था और 1901 में पोर्सलेन बनाने की कोशिश भी हुई थी। स्वदेशी मूवमेंट के जज्बे ने इन एफर्ट्स को और तेज कर दिया। कल्चरल फ्रंट पर भी मूवमेंट ने अपना रंग दिखाया। रविंद्रनाथ टैगोर, रजनीकांत सेन, द्विजेंद्रलाल राय, मुकुंद दास, सैयद अबू मोहम्मद जैसे कलमकार के गीत लोगों के दिलों में जुनून भर रहे थे। टैगोर का अमार सोनार बांग्ला, जो इसी मूवमेंट के दौरान लिखा गया था, बाद में बांग्लादेश की आज़ादी की लड़ाई का एंथम बन गया। तमिलनाडु में सुब्रमण्यम भारती ने सुदेशक गीतम लिखा। पेंटिंग के फील्ड में अवनींद्रनाथ टैगोर ने विक्टोरियन नेचुरलिज्म का इन्फ्लुएंस तोड़ दिया और अजंता मुगल राजपूत पेंटिंग से प्रेरणा ली। नंदलाल बोस, जो इंडियन आर्ट में अपनी गहरी छाप छोड़ गए, उनको इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल आर्ट का पहला स्कॉलरशिप मिला 1907 में। साइंस में जगदीश चंद्र बोस और प्रफुल्ला चंद्र राय जैसे लोग अपने ओरिजिनल रिसर्च से दुनिया भर में नाम कमा रहे थे। मास पार्टिसिपेशन काफ़ी वाइड था। स्टूडेंट्स ने स्वदेशी का मैसेज फैलाने और फॉरेन गुड्स के खिलाफ पिकेटिंग करने में बड़ी रोल प्ले की। बंगाल, महाराष्ट्र में पूना और साउथ इंडिया के गुंटूर, मद्रास, सालेम तक स्टूडेंट्स का जुनून देखा गया। गवर्नमेंट ने स्टूडेंट्स पर रेप्रेशन का रवैया अपनाया। स्कूल्स और कॉलेजेस को डिसअफिलिएट किया, ग्रांट्स बंद की, स्कॉलरशिप रोकी और स्टूडेंट्स को जॉब से डिस्क्वालीफाई किया। कईयों को फाइन्स, एक्सपल्शंस, अरेस्ट्स, हत्या की मार तक सही। विमेन, जो पहले ज़्यादातर घर तक सीमित रहती थी, खासकर अर्बन मिडिल क्लास से, अब ओपनली प्रोसेशंस में आई और पिकेटिंग में शामिल हुई। ये एक नया मोड़ था जहां से उनकी नेशनल मूवमेंट में बड़ी भूमिका शुरू हुई। मुस्लिम्स का स्टैंड मिक्स था। कुछ लीडर्स जैसे बैरिस्टर अब्दुल रसूल, लियाकत हुसैन गजनवी और मौलाना आज़ाद ने हिस्सा लिया। आज़ाद तो एक रेवोल्यूशनरी ग्रुप तक ज्वाइन कर गए, लेकिन ज़्यादातर अपर और मिडिल क्लास मुस्लिम्स अलग रहे। नवाब सलीमुल्लाह ऑफ ढाका ने पार्टीशन का सपोर्ट किया, ये कहकर कि ईस्ट बंगाल मुस्लिम मेजॉरिटी बनेगा। गवर्नमेंट ने इसको अपने फेवर में यूज़ किया। 30 दिसंबर 1905 को ऑल इंडिया मुस्लिम लीग बनाकर एक एंटी कांग्रेस फ्रंट खड़ा कर दिया। स्वदेशी मूवमेंट के हिंदू फेस्टिवल्स और गॉडेस इमेजरी वाले स्लोगन्स ने भी कुछ मुस्लिम्स को दूर कर दिया। लेबर अनरेस्ट भी मूवमेंट का एक हिस्सा बना। पहले कुछ स्ट्राइक्स राइजिंग प्राइसेस और रेशियल इंसल्ट्स पर हुई, खासकर फॉरेन ओन कंपनीज में। सितंबर 1905 में 250 से ज़्यादा बंगाली क्लर्क्स ने बर्न कंपनी हावड़ा छोड़ दी, डेरोगेटरी वर्क रेगुलेशन के खिलाफ। जुलाई 1906 में ईस्ट इंडियन रेलवे के वर्कर्स ने स्ट्राइक करके रेलवे मेंस यूनियन बनाई। 1906 से 1908 के बीच जूट मिल्स में बार बार स्ट्राइक्स हुई। कभी कभी तो 18 के 18 मिल्स बंद हो जाते। तो टिकोरिन और तिरुनेलवेली में सुब्रमण्यम शिवा और चिदम्बरम पिल्लाई ने एक फॉरेन ओन कॉटन मिल में स्ट्राइक लीड की। रावलपिंडी में आर्सेनल और रेलवे वर्कर्स लाला लाजपत राय और अजीत सिंह की लीडरशिप में स्ट्राइक पर गए। इस तरह मूवमेंट का सोशल बेस वाइडन हुआ। जमींदार्स का कुछ हिस्सा, स्टूडेंट्स, विमेन और लोअर मिडिल क्लास लोग शामिल हुए। वर्किंग क्लास के इकोनॉमिक ग्रीवेंसेस को भी पॉलिटिकल शेप देने की कोशिश की गई, लेकिन मुस्लिम सपोर्ट, खासकर मुस्लिम पीजेंट ट्रीट, गवर्नमेंट के डिवाइड एंड रूल पॉलिसी और कुछ जगह पर क्लास कम्युनिटी ओवरलैप की वजह से नहीं मिल सका। ऑल इंडिया लेवल पर भी बंगाल की यूनिटी और स्वदेशी बॉयकॉट एजिटेशन को सपोर्ट मिला। तिलक ने बंगाल के बाहर इस मूवमेंट को फैलाने में बड़ी रोल प्ले की। उनके लिए ये एक नया चैप्टर था नेशनल मूवमेंट में, एक चैलेंज और एक मौका दोनों, जहां एक यूनाइटेड मास स्ट्रगल ब्रिटिश रूल के खिलाफ तैयार की जा सकती थी। 1911 में डिसाइड हुआ कि बंगाल का पार्टीशन कैंसिल किया जाएगा, मेनली इसलिए क्योंकि रेवोल्यूशनरी टेररिज्म काफी बढ़ गया था। ये डिसीजन मुस्लिम पॉलिटिकल एलीट के लिए एक बड़ा शॉक था। साथ ही कैपिटल को दिल्ली शिफ्ट करने का भी फैसला हुआ, मुस्लिम्स को खुश करने के लिए, क्योंकि दिल्ली उनके लिए मुस्लिम ग्लोरी का सिंबल थी। लेकिन मुस्लिम्स इससे भी ज्यादा खुश नहीं हुए। इसके साथ बिहार और उड़ीसा को बंगाल से अलग कर दिया गया और असम को एक अलग प्रोविंस बना दिया गया। 1908 तक स्वदेशी और बाइकॉट मूवमेंट का ओपन फेज, जो अंडरग्राउंड रेवोल्यूशनरी एक्टिविटीज से अलग था, लगभग खत्म हो गया था। इसके पीछे काफी रीजंस थे। सबसे पहले तो गवर्नमेंट रिप्रेशन बहुत ज्यादा था।
मूवमेंट ने कोई स्ट्रांग ऑर्गेनाइजेशन या पार्टी स्ट्रक्चर नहीं बनाया था। हाँ, इसने गांधी के आगे के पॉलिटिक्स से काफ़ी टेक्निक्स इंट्रोड्यूस किए थे, जैसे नॉन कोऑपरेशन, पैसिव रेजिस्टेंस, ब्रिटिश जेल्स भरना, सोशल रिफॉर्म और कंस्ट्रक्टिव वर्क, लेकिन इन सबको एक डिसिप्लिन्ड फोकस नहीं मिल पाया। 1908 तक ज़्यादातर बड़े लीडर्स या तो अरेस्ट हो गए थे या डिपोर्ट कर दिए गए थे, और औरोबिंदो घोष और बीसी पल एक्टिव पॉलिटिक्स से रिटायर हो गए थे। लीडर्स के बीच के इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट्स जो सूरत स्प्लिट यानी 1907 के बाद और बढ़ गए, मूवमेंट को काफ़ी डैमेज किया। मूवमेंट ने लोगों को जगाया था, लेकिन उस नई एनर्जी को कैसे चैनलाइज करे या कैसे नए फॉर्म्स में पब्लिक रिजेंटमेंट को एक्सप्रेस करे, इसका क्लियर प्लान नहीं था। ज़्यादातर मूवमेंट अपर और मिडिल क्लास और जमींदार्स तक लिमिटेड रहा, और मासेज यानी खासकर पेजेंट्स तक नहीं पहुंच पाया। नॉन कोऑपरेशन और पैसिव रेजिस्टेंस ज़्यादातर आइडियाज तक ही सीमित रहे, प्रैक्टिकल लेवल पर फुल्ली इंप्लीमेंट नहीं हो पाए। और एक मास बेस्ड मूवमेंट को लंबे समय तक हाई पिच पर सस्टेन करना हमेशा मुश्किल होता है। लेकिन अपने डिक्लाइन के बावजूद स्वदेशी मूवमेंट मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री का एक टर्निंग पॉइंट था। ये एक तरह का लीप फॉरवर्ड था, जिसमें पहली बार स्टूडेंट्स, विमेन, वर्कर्स और अर्बन रूरल पॉपुलेशन के कुछ सेक्शंस एक्टिवली इन्वॉल्व हुए। नेशनल मूवमेंट के सारे मेजर ट्रेंड्स, मॉडरेट पॉलिटिक्स से लेके पॉलिटिकल एक्सट्रीमिज्म, रेवोल्यूशनरी एक्टिविटीज से सोशलिज्म के इनिशियल फॉर्म्स, पेटिशंस और प्रेयर्स से लेके पैसिव रेजिस्टेंस और नॉन कोऑपरेशन, सब इस मूवमेंट में दिख गए। ये मूवमेंट सिर्फ पॉलिटिकल लेवल पर नहीं, बल्कि आर्ट, लिटरेचर, साइंस और इंडस्ट्री में भी रिच था। लोगों की पॉलिटिकल कॉन्शियसनेस जागी और उन्होंने कॉलोनियल आइडियाज और इंस्टीट्यूशंस की डोमिनेंस को चैलेंज करना सीखा। फ्यूचर स्ट्रगल के लिए काफी वैल्यूएबल एक्सपीरियंस यहीं से आया। स्वदेशी और बाइकॉट मूवमेंट के साथ एक चीज क्लियर हो गई थी, मॉडरेट्स का जमाना खत्म हो रहा था। उनका पेटिशंस और स्पीचेस का स्टाइल ऑब्सोलीट लगने लगा था। वो नई जनरेशन को अपने साथ नहीं जोड़ पाए थे, मासेस तक उनका प्रोपोगेंडा नहीं पहुंच पाया था, और कोई ऑल इंडिया स्केल का कैंपेन उन्होंने पहले ऑर्गेनाइज नहीं किया था। जब स्वदेशी बाइकॉट कैंपेन हुआ तो वो इसके लीडर भी नहीं थे। एक्सट्रीमिस्ट का आइडियोलॉजी भी फुली कंसिस्टेंट नहीं था। इसके सपोर्टर्स में ओपन मेंबर्स भी थे, सीक्रेट सिंपथाइजर्स भी, और कुछ ऐसे भी जो पॉलिटिकल वायलेंस के अगेंस्ट थे। लीडर्स औरोबिंदो, तिलक, बीसी पल और लाला लाजपत राय अपने गोल्स को लेकर अलग सोचते थे। तिलक के लिए स्वराज का मतलब सेल्फ गवर्नमेंट था, जबकि औरोबिंदो के लिए इसका मतलब कंप्लीट इंडिपेंडेंस था। लेकिन दोनों का कॉमन एम्फेसिस मास पार्टिसिपेशन और मूवमेंट का सोशल बेस ब्रॉडन करना था, जो मॉडरेट पॉलिटिक्स से एक प्रोग्रेसिव स्टेप था। उन्होंने पेट्रियोटिज्म को एक एकेडमिक पास टाइम से उठा के सर्विस एंड सैक्रिफाइस फॉर द कंट्री का रियल सेंस दिया। लेकिन पॉलिटिकली प्रोग्रेसिव होने के बावजूद एक्सट्रीमिस्ट सोशल लेवल पर काफी कंजर्वेटिव थे। उनके थॉट्स में रिवाइवलिस्ट और रिलीजियस ओवरटोन्स थे। तिलक ने एज ऑफ कंसेंट बिल को अपोज किया, जो गर्ल्स की मैरिजेस 10 से 12 कर देता। उन्होंने गणपति और शिवाजी फेस्टिवल्स को नेशनल फेस्टिवल्स बनाया और एंटी काउ किलिंग कैंपेन सपोर्ट किया। यह सब उनको एक हिंदू नेशनलिस्ट इमेज देता था। बीसी पाल और औरोबिंदो भी हिंदू नेशन की बात करते थे, जिससे मुस्लिम्स काफी एलिनेट हो गए। सूरत स्प्लिट का सीन दिसंबर 1907 में हुआ, जब रेवोल्यूशनरी एक्टिविटीज अपने पीक पर थीं। दोनों चीजें एक दूसरे से जुड़ी हुई थीं। पहले थोड़ा बैकग्राउंड समझ लेते हैं। दिसंबर 1905 में बनारस सेशन हुआ, जिसमें गोखले प्रेसिडेंट थे। यहीं पे मॉडरेट्स और एक्सट्रीमिस्ट लीडर्स के बीच डिफरेंसेस क्लियरली सामने आ गए थे। एक्सट्रीमिस्ट चाहते थे कि बॉयकॉट और स्वदेशी मूवमेंट बंगाल के बाहर भी फैलाया जाए, और बॉयकॉट का स्कोप इतना बड़ा हो कि गवर्नमेंट सर्विस, लॉ कोर्ट्स, लेजिस्लेटिव काउंसिल सब कवर हो जाए। बेसिकली एक ऑल इंडिया मास मूवमेंट शुरू हो। मॉडरेट्स इस आइडिया के बिल्कुल खिलाफ थे। उनका कहना था कि मूवमेंट बंगाल तक ही लिमिटेड रहे और काउंसिल्स या ऑफिशियल इंस्टीट्यूशंस का बॉयकॉट ना किया जाए। वो बस कॉन्स्टिट्यूशनल तरीके से प्रोटेस्ट करना चाहते थे। आखिर कॉम्प्रोमाइज हुआ, एक माइल्ड रेजोल्यूशन पास किया गया जो बंगाल पार्टीशन और कर्जन की रिएक्शनरी पॉलिसीज को कंडेम करता था और सिर्फ बंगाल के लिए स्वदेशी बाइकॉट सपोर्ट करता था। फिलहाल के लिए स्प्लिट टल गया। फिर दिसंबर 1906 में कैलकाटा सेशन हुआ। अब तक मॉडरेट्स का एंथुसियाज्म थोड़ा कूल हो गया था, क्योंकि एक्सट्रीमिस्ट का पॉपुलैरिटी बढ़ रही थी। रेवोल्यूशनरीज एक्टिव थे और कम्युनल राइट्स भी हो रहे थे। एक्सट्रीमिस्ट चाहते थे कि प्रेसिडेंट तिलक या लाजपत राय बने, जबकि मॉडरेट्स ने दादा भाई नौरोजी का नाम प्रपोज किया, जो सबके रिस्पेक्ट में थे। लास्ट में दादा भाई प्रेसिडेंट बने, लेकिन मिलिटेंट्स को खुश करने के लिए कांग्रेस का गोल डिक्लेयर किया गया, स्वराज यानी सेल्फ गवर्नमेंट, जैसे यूके, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा कॉलोनीज में था। रेजोल्यूशन में स्वदेशी, बॉयकॉट और नेशनल एजुकेशन का सपोर्ट भी था। स्वराज वर्ड पहली बार कांग्रेस के ऑफिशियल गोल के रूप में आया, लेकिन इसका एग्जैक्ट मतलब डिफाइन नहीं किया गया। इससे मॉडरेट्स और एक्सट्रीमिस्ट अपने अपने तरीके से इंटरप्रेट कर सके। इस सेशन के बाद एक्सट्रीमिस्ट्स का कॉन्फिडेंस बढ़ गया। उन्होंने कॉल दिया कि हर जगह पैसिव रेजिस्टेंस हो, स्कूल्स, कॉलेजेस, लेजिस्लेटिव काउंसिल्स, म्यूनिसिपैलिटीज, लॉ कोर्ट्स का बॉयकॉट किया जाए। मॉडरेट्स को लगता था कि काउंसिल रिफॉर्म्स जल्दी आने वाले हैं, इसलिए वो कैलकाटा का प्रोग्राम टोन डाउन करना चाहते थे। दोनों कैंप्स अब कॉन्फ्रंटेशन मोड में थे।
एक्सट्रीमिस्ट का मानना था कि लोग जाग चुके हैं, फ्रीडम की लड़ाई शुरू हो गई है और अब बड़ा पुश देने का टाइम आ गया है। उनके लिए मॉडरेट्स मूवमेंट का पेस स्लो कर रहे थे, इसलिए सेपरेशन जरूरी था, इवन अगर कांग्रेस स्प्लिट हो जाए। मॉडरेट्स का कहना था कि अभी एक्सट्रीमिस्ट के साथ रहना रिस्की है, क्योंकि उनका एंटी इंपीरियलिस्ट एजिटेशन ब्रिटिश सरकार इजीली क्रश कर सकती है। उनको काउंसिल रिफॉर्म्स में अपना सपना पूरा होता नजर आ रहा था। इंडियन पार्टिसिपेशन इन एडमिनिस्ट्रेशन। एक्सट्रीमिस्ट्स के प्रेशर में कोई रैश एक्शन लेना लिबरल्स को इंग्लैंड में अनॉय कर सकता था, इसलिए वो भी सेपरेशन के लिए रेडी थे। प्रॉब्लम ये थी कि मॉडरेट समझ नहीं पाए कि काउंसिल रिफॉर्म्स का असली मकसद उन्हें रिवॉर्ड करना नहीं, बल्कि एक्सट्रीमिस्ट को आइसोलेट करना था। एक्सट्रीमिस्ट भी ये नहीं समझ पाए कि मॉडरेट्स उनके लिए एक प्रोटेक्टिव शील्ड बन सकते थे अगेंस्ट ब्रिटिश रिप्रेशन। और दोनों साइड ये ओवरलुक कर गए कि इंडिया जैसा बड़ा और इंपीरियल पावर के अंडर देश सिर्फ एक ब्रॉड बेस्ड यूनाइटेड नेशनल मूवमेंट से ही आज़ादी पा सकता है। जब 1907 का सेशन आया तो एक्सट्रीमिस्ट चाहते थे कि नागपुर में हो, जहां तिलक या लाजपत राय प्रेसिडेंट बने, और स्वदेशी बाइकॉट नेशनल एजुकेशन रेजोल्यूशंस रिपीट हों। मॉडरेट्स ने डेलिबरेटली वेन्यू सूरत फिक्स किया, क्योंकि रूल था कि होस्ट प्रोविंस का लीडर प्रेसिडेंट नहीं बन सकता, इसलिए तिलक ऑटोमेटिकली एक्सक्लूड हो गए। मॉडरेट्स रासबिहारी घोष को प्रेसिडेंट बनाना चाहते थे और स्वदेशी बाइकॉट नेशनल एजुकेशन रेजोल्यूशंस ड्रॉप करना चाहते थे। दोनों ने अपनी पोजीशंस इतनी रिजिड बना ली कि कॉम्प्रोमाइज का कोई चांस न बचा। रिजल्ट स्प्लिट इनएविटेबल था। कांग्रेस अब मॉडरेट्स के कंट्रोल में आ गई, जो तुरंत अपनी कमिटमेंट रिपीट करने लगे, सेल्फ गवर्नमेंट विद इन ब्रिटिश एम्पायर और कॉन्स्टिट्यूशनल मेथड से ही गोल अचीव करना। ये पूरा मामला 1907 से 1911 के बीच का है, जब सरकार ने एक्सट्रीमिस्ट पर जबरदस्त क्रैकडाउन शुरू कर दिया था। इस दौरान 5 नए कानून लाए गए, जिनका मकसद एंटी गवर्नमेंट एक्टिविटीज को दबाना था, जैसे सेडिशियस मीटिंग्स एक्ट 1907, इंडियन न्यूज़पेपर्स इंसाइटमेंट टू ऑफेंसेस एक्ट 1908, क्रिमिनल लॉ अमेंडमेंट एक्ट 1908 और इंडियन प्रेस एक्ट 1910। तिलक, जो एक्सट्रीमिस्ट कैंप के सबसे बड़े लीडर थे, उनके खिलाफ 1909 में सेडिशन का केस चला, क्योंकि उन्होंने अपने न्यूज़पेपर केसरी में 1908 में एक आर्टिकल लिखा था मुजफ्फरपुर बॉम्ब इंसिडेंट पर, जिसमें बंगाल की रेवोल्यूशनरीज ने एक बॉम्ब फेंका था जिसमें 2 यूरोपियन औरतें मर गई थीं। तिलक ने लिखा था कि ऐसे काम से ब्रिटिश रूल नहीं गिरने वाला, लेकिन हुक्मरानों को ये याद रखना चाहिए कि इंसानी सब्र की भी एक हद होती है, और अगर हुकूमत रशियन मेथड्स अपनाएगी तो लोग भी रशियन मेथड्स अपनाने पे मजबूर हो जाएंगे। एक और आर्टिकल में तिलक ने कहा था कि बॉम्ब रोकने का असली तरीका ये है कि लोगों को स्वराज्य के हक देने की शुरुआत की जाए। इस बात पर उन्हें दोबारा गिरफ्तार किया गया, दोषी ठहराया गया, 6 साल के लिए बर्मा के मंडले जेल भेज दिया गया और 1000 रुपए का जुर्माना लगाया गया। जब जज ने पूछा कुछ कहना है, तिलक ने कहा, मैं अब भी अपने आप को बेगुनाह मानता हूँ। मर्दों और कौमों की तकदीर ऊपर वाले के हाथ में है। हो सकता है मेरा कैद होना मेरी आज़ादी से ज़्यादा इस कारण के लिए फ़ायदेमंद हो। 1956 में बॉम्बे हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस MC चगला ने कोर्ट नंबर 46 के बाहर इन अल्फाज का एक मार्बल प्लैक लगवाया। इस क्रैकडाउन के बाद औरोबिंदो और BC पाल ने एक्टिव पॉलिटिक्स छोड़ दी, लाजपत राय विलायत चले गए। एक्सट्रीमिस्ट कोई मजबूत अल्टरनेटिव पार्टी खड़ी नहीं कर पाए और मॉडरेट्स के पास भी अवामी बेस नहीं बचा, क्योंकि जवान ज्यादातर एक्सट्रीमिस्ट के साथ थे। 1908 के बाद आंदोलन थोड़ा ठंडा पड़ गया। 1914 में तिलक जेल से वापस आए और दोबारा मूवमेंट संभाला। सरकार की स्ट्रैटेजी पे अगर नजर डालें तो ब्रिटिश हमेशा से कांग्रेस के खिलाफ थे। मॉडरेट्स, जो शुरू से कांग्रेस में डोमिनेंट थे, मिलिटेंट नेशनलिज्म से दूर हो गए थे, लेकिन सरकार उन्हें भी एंटी इंपीरियलिस्ट समझती थी। स्वदेशी और बॉयकॉट मूवमेंट के बाद जब मिलिटेंट ट्रेंड उभर के आया तो हुकूमत में कैरेट एंड स्टिक पॉलिसी अपनाई, यानी रिप्रेशन, फिर थोड़ी कंसेशंस देकर कंसिलिएशन और फिर पूरा सप्रेशन। पहले स्टेज में एक्सट्रीमिस्ट पर हल्का रिप्रेशन ताकि मॉडरेट्स को डरा दिया जाए, दूसरे स्टेज में मॉडरेट्स को छोटी मोटी कंसेशंस और ये इशारा कि अगर वो एक्सट्रीमिस्ट से दूर रहें तो और रिफॉर्म्स मिलेंगे। इस तरह एक्सट्रीमिस्ट को आइसोलेट करके उन पर पूरा जोर से क्रैकडाउन करना आसान हो गया। उसके बाद मॉडरेट्स को भी इग्नोर कर दिया। ना मॉडरेट समझ पाए ना एक्सट्रीमिस्ट की सरकार का असली मकसद क्या था। सूरत स्प्लिट ने दिखाया कि ये कैरेट एंड स्टिक पॉलिसी ब्रिटिश इंडिया के लिए कितनी कामयाब रही। अक्टूबर 1906 में एक ग्रुप मुस्लिम इलीट्स का, जिसे सिमला डिप्यूटेशन कहते हैं और जिसका नेतृत्व आगा खान कर रहे थे, लॉर्ड मिंटो से मिले। उन्होंने डिमांड रखी कि मुस्लिम्स के लिए सेपरेट इलेक्टोरेट्स बनाए जाएं और उनकी पॉपुलेशन से ज़्यादा रिप्रेजेंटेशन दी जाए, क्योंकि उनके हिसाब से मुस्लिम्स एम्पायर की डिफेंस में खास योगदान दे रहे थे। ये वही ग्रुप था जो जल्दी ही मुस्लिम लीग पर कंट्रोल कर गया। लीग का आइडिया पहले नवाब सलीमुल्लाह ऑफ ढाका, नवाब मोहसिन उल मुल्क और नवाब वकारुल मुल्क ने मिलकर बनाया था दिसंबर 1906 में। मुस्लिम लीग का असली मकसद था ब्रिटिश राज के प्रति वफादारी का पैगाम देना और मुस्लिम इंटेलिजेंसिया को कांग्रेस से दूर रखना।
इस बीच गोपाल कृष्ण गोखले भी इंग्लैंड गए ताकि सेक्रेटरी ऑफ स्टेट जॉन मोरले से मिलकर कांग्रेस की डिमांड रखें, एक सेल्फ गवर्निंग सिस्टम जैसा कि ब्रिटिश कॉलोनीज में था। लॉर्ड मिंटो और जॉन मोरले दोनों ने डिसाइड किया कि कुछ रिफॉर्म्स देने का टाइम आ गया है ताकि मॉडरेट्स को भी थोड़ा खुश किया जा सके और मुस्लिम्स को भी अपीज किया जा सके। इन्हीं रिफॉर्म्स को हम मॉरले मिंटो रिफॉर्म्स कहते हैं, जो इंडियन काउंसिल्स एक्ट 1909 के रूप में आई। सबसे बड़ी बात यह थी कि पहली बार इलेक्टिव प्रिंसिपल को ऑफिशियली रिकॉग्नाइज किया गया, नॉन ऑफिशियल मेंबर्स के लिए इलेक्शन का रास्ता खोला गया, लेकिन ये इलेक्शन कम्युनिटी और क्लास बेस पर था। सबसे कंट्रोवर्शियल स्टेप था मुस्लिम्स के लिए सेपरेट इलेक्टोरेट्स का प्रोविजन, जो इंडिया के लिए एक बहुत ही नुकसानदायक कदम था। इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल और प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव काउंसिल्स दोनों में इलेक्टेड मेंबर्स की नंबर बढ़ा दी गई। प्रोविंशियल काउंसिल्स में नॉन ऑफिशियल मेजॉरिटी दी गई, लेकिन क्योंकि इनमें से कुछ नॉमिनेटेड थे, असली कंट्रोल फिर भी ऑफिशियल्स के हाथ में था। सुमित सरकार के हिसाब से इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल में 69 मेंबर्स में से 37 ऑफिशियल्स थे, 32 नॉन ऑफिशियल्स में से 5 नॉमिनेटेड, बाकी 27 इलेक्टेड थे, जिसमें 8 सीट्स मुस्लिम्स के लिए अलग रखी गई थी, 4 ब्रिटिश कैपिटलिस्ट के लिए, 2 लैंडलॉर्ड्स के लिए और 13 जनरल इलेक्टोरेट के लिए। इलेक्शन सिस्टम भी बहुत इनडायरेक्ट था। पहले लोकल बॉडीज एक इलेक्टोरल कॉलेज इलेक्ट करते, फिर वो प्रोविंशियल लेजिस्लेचर्स के मेंबर्स चूज करते और फिर वो सेंट्रल लेजिस्लेचर के मेंबर्स इलेक्ट करते। मुस्लिम्स को उनकी पॉपुलेशन से ज़्यादा रिप्रेजेंटेशन दी गई और मुस्लिम वोटर्स के लिए इनकम क्वालिफिकेशन हिंदुओं से कम रखी गई। लेजिस्लेचर्स की पावर्स थोड़ी बड़ी थी। अब वो रेजोल्यूशंस पास कर सकते थे, जो गवर्नमेंट मान भी सकती थी, इग्नोर भी कर सकती थी। सवाल पूछ सकते थे, सप्लीमेंट्री क्वेश्चंस ऐड कर सकते थे और बजट के कुछ आइटम्स पर वोट कर सकते थे, लेकिन पूरे बजट पर नहीं। एक इंडियन को वाइसरॉयज एग्जीक्यूटिव काउंसिल में अपॉइंटमेंट का प्रोविजन था। 1909 में सत्येंद्र सिन्हा पहले इंडियन बने, लेकिन असली बात यह थी कि 1909 के रिफॉर्म्स ने इंडिया की पॉलिटिकल प्रॉब्लम का कोई सलूशन नहीं दिया। लॉर्ड मोरले ने खुद क्लियर कर दिया था कि कॉलोनियल सेल्फ गवर्नमेंट इंडिया के लिए सूटेबल नहीं है और पार्लियामेंट्री सिस्टम का सोचना भी बेकार है। इन रिफॉर्म्स का असली पर्पस था नेशनलिस्ट रैंक्स को डिवाइड करना, मॉडरेट्स और मुस्लिम्स को राइजिंग नेशनलिज्म के खिलाफ ब्रिटिश के साइड में खड़ा करना। सेपरेट इलेक्टोरेट्स का फायदा सिर्फ एक छोटे से मुस्लिम एलीट ग्रुप को मिला, पूरे कम्युनिटी को नहीं। इलेक्शन का पूरा सिस्टम इतना इनडायरेक्ट था कि लोगों को ये लगता था जैसे कई छन्नों से छनकर मेंबर्स आ रहे हैं। पार्लियामेंट का स्ट्रक्चर तो मिल गया, लेकिन रिस्पॉन्सिबिलिटी का एक टुकड़ा भी नहीं दिया गया। रिजल्ट ये हुआ कि काउंसिल डिबेट्स कभी कभी इररिस्पॉन्सिबल क्रिटिसिज्म में बदल जाती थीं। सिर्फ कुछ लोग जैसे गोखले इस मौके का कंस्ट्रक्टिव यूज करते थे, जैसे यूनिवर्सल प्राइमरी एजुकेशन की डिमांड, रिप्रेसिव पॉलिसीज का विरोध और इंडेंचर्ड लेबर और साउथ अफ्रीका में इंडियन वर्कर्स की हालत पे डिस्कशन। आखिरी नतीजा ये था कि 1909 के रिफॉर्म्स ने लोगों को शैडो दी, सब्सटेंस नहीं। लोगों ने सेल्फ गवर्नमेंट मांगा था, पर मिले सिर्फ एक बेनिवोलेंट डिस्पोटिज्म का इल्यूजन।